आप सबका स्वागत है दो बातें आमने सामने झांसी बाज़ार के फेसबुक लाइव प्रोग्राम के ऊपर। आज हम झांसी की समीक्षा यानी रिव्यू करने वाले हैं उसके कुछ पैरामीटर्स के ऊपर, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल फैसिलिटीज़, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ और रियल एस्टेट और बाज़ारों के ऊपर समीक्षा यानी रिव्यू, जो कि बहुत ज़रूरी होता है जहां हम रहते हैं उसकी प्रगति के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ फेसबुक लाइव के ऊपर। थैंक यू। आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार मेरे दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल से धन्यवाद है आपके हमारे साथ जुड़ने के लिए दो बातें आमने सामने प्रोग्राम के ऊपर, जो झांसी बाज़ार हर रविवार को शाम के 5 बजे आपसे बात करने के लाइव होने के लिए आपके पास लेके आता है। और आज हमारा जो विषय है वो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप और हम दोनों झांसी से जुड़े हुए हैं और कहीं भी किसी ना किसी तरह, और हम झांसी का आज समीक्षा करने वाले हैं, झांसी का रिव्यू करने वाले हैं। तो ये हम आपके और मेरे लिए और हम सब झांसी वासियों के लिए जो झांसी में रहते आए हैं या झांसी में रह के बाहर गए हैं या जिनके अभी भी कोई झांसी में रह रहा है, उन सब के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि झांसी की पोजीशन आज के वक्त क्या है। तो अब हम झांसी की बात क्यों कर रहे हैं और झांसी की समीक्षा रिव्यू क्यों कर रहे हैं, इसलिए क्या कि कोई इलेक्शन आने वाला है। तो मैं आपको पहले बता दूं, मेरा कोई इलेक्शन से लेना देना नहीं है, इस प्रोग्राम के इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ना मैं किसी पार्टी की कन्वेंसिंग कर रहा हूं या उसके लिए वोट मांगने आया हूं, ना मैं किसी पार्टी की अवहेलना कर रहा हूं या उसके वोट काटने आया हूं। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके और मेरे साथ झांसी की समीक्षा, झांसी का रिव्यू करने आया हूँ कुछ पैरामीटर्स के ऊपर। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अब मुझे किसी ना किसी से तो मिलाना पड़ेगा, तो मैं पिछले 5 साल को मिला रहा हूँ, पिछले और से पुराने 5 सालों को देखते हुए। तो वो बात अपनी जगह सही है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं यही कहूँगा कि मैं किसी के वोट काटने नहीं आया, मैं किसी को वोट दिलाने नहीं आया। मेरा सिर्फ एक उद्देश्य है कि क्या झांसी और बुंदेलखंड के लोगों की लाइफ पिछले 5 साल में बेहतर हुई है। तो इसी पे हम आज चर्चा करेंगे। मेरा ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, तो मेरे साथ बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, बिकॉज ये आपकी झांसी के लिए हम बात करने जा रहे हैं, आपकी और मेरी झांसी के लिए। और मुझे यकीन है कुछ बातों से आप मेरे पूरी तरह सहमत होंगे। जैसे कि आपको मालूम है, हमारा दो बातें आमने सामने का प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम होता है, तो मेरे लिए स्पॉन्सरशिप बताना बहुत ज़रूरी है। तो दो बातें आमने सामने के प्रायोजक हैं डॉक्टर जियालाल मेमोरियल हॉस्पिटल, डॉक्टर प्रकाश गुप्ता, जो आंखों के बेस्ट आई सर्जन है झांसी से, जिनको 50 साल से भी ज़्यादा तजुर्बा है सक्सेसफुल आई सर्जरीज़ का, चाहे वो कैटरेक्ट हो, मोतियाबिंद हो, काला पानी हो, और उनके क्लिनिक में आंखों का चश्मा भी हटाया जाता है। दूसरा प्रायोजक है हमारे डॉक्टर राकेश त्रिपाठी, उनका उपचार हॉस्पिटल। आपको मालूम है डॉक्टर राकेश त्रिपाठी हमारे बहुत ही झांसी और बुंदेलखंड के बहुत ही गौरवपूर्ण डॉक्टर हैं। उनका विश्वविख्यात जो नवीन टेक्नोलॉजी है RRBTT, राकेश रिमोट बोन ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक, वो मानी हुई पुरस्कृत टेक्नोलॉजी है। और उनके हॉस्पिटल में जाके आप गठिया, आर्थराइटिस, रीढ़ की हड्डी, घुटनों का दर्द, इन सब का इलाज करवा सकते हैं। इसके अलावा हमारे झांसी के सुपर मैक्सिलोफेशियल सर्जन जो हैं डॉक्टर रजत मिसूरिया, कमला हॉस्पिटल से, वो भी हमारे प्रयोजक हैं। और उनके यहाँ आप जाकर के मुंह के कैंसर के लक्षण को चेक करा सकते हैं, मुंह के कैंसर का इलाज करवा सकते हैं, दांतों का इम्प्लांट, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, ये सब उनके यहाँ होता है। तो आप उनसे मुलाकात कीजिए। और इसके अलावा सॉल्टन एकेडमी से धीरेन्द्र तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं। वो हमेशा से एक अच्छे स्कॉलर रहे हैं। उन्होंने IIT BHU से एडवांस करके स्कॉलरशिप वहाँ पे लेकर के यूरोप गए, उन्होंने वहाँ मास्टर्स करी, और उसके बाद एजुकेशन सिस्टम, इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम के पार्ट होने के बाद उन्होंने वहाँ 10 साल रह करके जॉब भी किया। तो ऐसे करके उनको 15 साल का पूरा एक तजुर्बा है, और वो अब यहाँ पर आए, अपनी खुद की एकेडमी खोली है, और वो चाहते हैं IIT JEE मेंस और एडवांस और नीट के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ तैयारी कर रहे हैं, उनकी तैयारी करवा के उनको अच्छे इंस्टीट्यूट में, प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में झांसी से प्रमोट किया जाए। तो आप जो भी लोग तैयारी कर रहे हो IIT JEE के या नीट के, आप प्लीज़ उनसे मिलिए, आपको उनका एक्सपीरियंस मिलेगा और वो आपको एक अच्छे इंस्टीट्यूट में ले जाने में काफ़ी मदद कर सकते हैं। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको कि झांसी बाज़ार प्लेटफॉर्म पर
हम 3 सीरीज़ लेके आते हैं, 2 बातें आमने सामने, जो हम हमेशा लाइव करते हैं आप लोगों के लिए, और जुड़ते हैं और आपसे फीडबैक भी लेते हैं। साथ में हम झांसी के मूल्य रत्न करते हैं, जिसमें हम झांसी के सक्सेसफुल लोगों की कहानी बताते हैं। वो मोटिवेशन के लिए बहुत ज़रूरी है झांसी को आगे बढ़ाने के लिए। इसके साथ साथ हम झांसी के उभरते सितारे सीरीज़ लेकर के आए, जिसमें हम झांसी के वो लोग जो अब नए हैं और झांसी और बुंदेलखंड को आगे लेके जा रहे हैं, उनकी कहानी शेयर करते हैं, ताकि हम उनसे प्रेरित हो सकें और हम भी कुछ इतना अच्छा कुछ काम कर सकें। तो आइए अब बिना समय गंवाए हम चलते हैं झांसी की समीक्षा करने, झांसी का रिव्यू करने और बुंदेलखंड का रिव्यू करने, और देखते हैं कि पिछले 5 साल के मुकाबले उससे जो पिछले 10 साल थे वो कैसा डिफरेंस रहा। तो अब जैसे कि मैं आपको बताऊं, पिछले जो सरकार हमारी चल रही है, वो हमारा जो यूपी में जो काम हो रहा है वो एक अच्छी गति पे चल रहा है। उन्हें कोरोना के रहते भी काफ़ी सारा काम हुआ है बुंदेलखंड यूपी के अंदर, और उसके रहते, कोरोना के रहते काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स आया है। 17,000 करोड़ के आसपास का यूपी को इन्वेस्टमेंट्स मिला है, जो बाहर से इंडस्ट्रीज़ यूपी में आएंगी और लगेंगी। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि उस प्रदेश के लिए। इनफैक्ट जिस प्रदेश में आप जानते हैं, कोई बात छुपी नहीं है, बहुत सारी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम्स थी, जहाँ पे सरकार ने और पुलिस ने दोनों मिलकर ज़ीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स क्राइम एंड करप्शन की पॉलिसी अपनाई, और उसके चलते लैंड माफिया, इलीगल माइनिंग और ना जाने कितने सारे कब्जे और बहुत सारी लूटपाट की चीज़ों पे कंट्रोल लगा। तो इससे हमारा प्रदेश की छवि सुधरी और इंडस्ट्रियलिस्ट का आने का मन बना। इसके साथ में आप देखिए, जो बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर की डेवलपमेंट की बात हुई थी, उसका प्रोजेक्ट पूरा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अब उस प्रोजेक्ट के ऊपर ज़मीन को लेना, ज़मीन को देना इंडस्ट्रीज़ को, ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रोसेस है। उसके चलते सारे बड़े बड़े कॉरिडोर्स को बड़ी सिटी से जोड़ना, चलते जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे मिलना था, वो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। बट आप ये देखिए, आज 296 किलोमीटर का जो ट्रैक है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, उसका 70% काम शुरू हो गया है, जबकि उसका अनाउंसमेंट 2017-18 फाइनेंशियल ईयर में हुआ था। तो एक सरकार जो आते साथ अनाउंस करती है और 2021 के आखिरी में बोलती है कि ये पूरी तरह से चालू होगा, यानी उसका काम कहीं तो अच्छा है, राइट? तो उसके चलते आप देखें 70% काम हो चुका है, 2021 में वो कह रहे हैं हम चालू करने वाले हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि काफ़ी तेज़ी से वो डिफेंस कॉरिडोर की जो ज़मीनें हैं, जो आपके आगरा से जुड़ी हुई है या चित्रकूट से जुड़ी हुई है, जो बेल्ट उन्होंने बनाया है झांसी से जुड़ा हुआ, उन सब पे ज़मीनें लेना, जो कह रहे हैं उनका काम प्रोसेस काफ़ी ख़त्म हो चुका है, और झांसी में अब ज़मीनों का अलॉटमेंट लेटर वो देने वाले हैं इंडस्ट्रीज़ को। तो बहुत जल्दी वहाँ पे लोग बाग आ जाएंगे अपनी इंडस्ट्री में, तो वो बहुत अच्छी बात रहेगी, तो वो भी होगा। इसके चलते आप देखिए, झांसी और बुंदेलखंड की जो प्रॉब्लम्स थी, वो इरिगेशन और वाटर समस्या जो है वो बहुत बड़ी है। उसमें जो खेत तालाब वो स्कीम लेकर के आए, उसके चलते कितने सारे 7,000 6,000 के आसपास तालाब जो हैं वो कंस्ट्रक्शन में आए। मनरेगा के चलते वहाँ काम भी मिला। तो ये सब अगर देखा जाए बहुत अच्छी बात है जो यूपी सरकार कर रही है। अगर आप एयर ग्रिड में देखें तो हमारे यूपी के अंदर जो सबसे बड़ा पॉपुलेशन से रिलेटेड देश है, उसके प्रदेश है, उसको लेकर के भी हमारे पास सिर्फ 2 एयरपोर्ट्स हुआ करते थे, एक आपका लखनऊ में, एक आपका बनारस में, और अब 8 एयरपोर्ट या 7 एयरपोर्ट और जुड़ रहे हैं, जिसमें झांसी भी एक है। तो हवाई पट्टी और तैयार होगी। इसके चलते अगर आप देखिए कितनी सारी सुविधा मिल जाएगी, अयोध्या में आएगा, कितना टूरिज्म आएगा, कितना ज़्यादा रेवेन्यू बढ़ेगा, स्टेट की आय बढ़ेगी तो स्टेट पे खर्चा होगा। तो ये बहुत अच्छी सोची समझी वो है जो वहाँ पे हो रही है, और मैं कहूँगा इसको बढ़ावा मिलना चाहिए। अब ये तो हो गई यूपी की बात जो हम कर रहे हैं अभी फिलहाल, और यूपी सरकार क्या कर रही है, पर हम स्टिक करते हैं अपने झांसी और बुंदेलखंड को लेकर, बिकॉज हम उसी की बात करते हैं। तो बुंदेलखंड और झांसी पे अगर हम खास बात करें इस चीज़ के ऊपर, तो ऐसा क्या हुआ है पिछले 5 साल में जो इसको उससे पिछले 10 साल से अलग करता है? क्या हमने प्रगति देखी है लास्ट 5 साल में या 4 साल में योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद, या ये सिर्फ वैसे ही है? अब उसमें 2 चीज़ें आती हैं। कई सारी घोषणाएं मायावती जी के वक्त में, अखिलेश जी के वक्त में हुई होंगी, पर क्या वो प्रोजेक्ट्स पूरे हुए थे? नहीं। क्यों नहीं हुए? और अगर वो नहीं हुए थे तो क्या ये सरकार ने पूरा किया? अगर वो इंसानों की भलाई में हैं, अगर वो वहाँ रहने वाले लोगों की भलाई में हैं, अगर वहाँ रोज़ के व्यापारियों का काम आसान होता है, अगर वहाँ पे सहूलियतें लोगों की बढ़ रही हैं, तो क्या वो उनकी प्रायोरिटी में है? क्या वो उसे बढ़ा रहे हैं या नहीं वो करा रहे हैं कंप्लीट? ये भी सोचने वाली बात है। तो मेरे ख्याल से मैं उनको
अपनी तरफ से बहुत बधाई दूंगा या बहुत श्रेय दूंगा जो प्रोजेक्ट्स को या तो खुद डिक्लेयर करके बनाए, या अगर पुरानी सरकारों ने भी बनाया है और उसे कंप्लीट कर रहे हैं, तो मेरे लिए, चूंकि मेरे भाइयों को, मुझको सहूलियत मिल रही है, तो मेरे लिए बड़ी बात है और मैं उसका पूरा श्रेय उनको देना चाहूँगा। क्योंकि आपने डिक्लेयर किया, 5 साल बहुत बड़ा समय होता है। उस बड़े समय में अगर आप कोई प्रोजेक्ट हाथ में ले रहे हैं और अगर आप उस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो ज़रूर आपकी मशीनरी में कोई कमी है। यहाँ भी 2017-18 में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात हुई थी, जो 2021 में शुरू होने वाला है। तो यहाँ की मशीनरी को क्या हुआ? इस सरकार की मशीनरी में कोई लैप्स नहीं था, तो लैब्स नहीं था, तो काम चला तेजी से, और आज वो 75% अभी खत्म हो चुका है। 25% अगले आखिरी 2021 में खत्म होने की संभावना बताई जा रही, जो एक बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा हो गया तो उनको श्रेय मिलना जरूर चाहिए। डिले होता है, वही होता है, तो बात वही आ जाती है कि जो घोषणा की थी 2012 में, उसके बाद काम नहीं हुआ। 3 साल में जो सीपी ओवरब्रिज को, फ्लाईओवर को ख़त्म होना था, वो 6 साल में हुआ। एक बजट में ना होकर के वो कितना ज़्यादा बजट बढ़ गया। तो ये एक समस्याएं हैं जिसका मैं कुछ कह नहीं सकता, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो मैं यही बात आपसे बोल रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी है कि कौन सा सरकार किस वक्त उसकी घोषणा करती है, कितने समय में उसे ख़त्म करती है, ताकि लोगों की सहूलियत जल्द से जल्द मिले और लोग वो परेशान ना उठाएं जो सीपरी के व्यापारियों ने मेन सीपरी रोड पे परेशानियाँ उठाई पिछले 6-7 सालों से। चलिए आइए झांसी के अपन थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं बात को और इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि रोड कनेक्शंस अगर मैं देखूं, बस टर्मिनल, रेलवे स्टेशन, तो आइए थोड़ी सी बात इस पे करें। आज रोड कनेक्शन को अगर आप देखते हैं, एक ज़माने झांसी ग्वालियर जो कनेक्शन है 2.5 से 3.5 घंटा लगता था। इसके चलते जितने मरीज़ जो दिल्ली जा रहे होते थे या जितने भी लोग घूमने जो आगरा जा रहे होते, उनका कितना समय वेस्ट होता था। और ये आज का समय नहीं है, कितना लंबा समय चला है कि झांसी और ग्वालियर के सिर्फ 100 किलोमीटर या 95 किलोमीटर के रास्ते पर आपको 2.5 से 3.5 घंटा लग जाए। ये बहुत ही सोचने निराशाजनक बात है। आज वही ट्रैक पर सिर्फ 1.25 घंटा लगता है और आप झांसी ग्वालियर कवर कर लेते हैं। क्या आसान नहीं है हमारे लिए? क्या सहूलियत नहीं है हमारे लिए? तो हमें क्या बात नहीं करनी चाहिए इसके बारे में? किसने क्या किया, किसने नहीं किया, मैं उस पर नहीं जाऊँगा। मुझे सहूलियत यहाँ मिली, अभी मिली, लोगों को अच्छा लग रहा है। ऐसे ही अगर आप देखें बहुत सारे, और खजुराहो का रास्ता झांसी से, क्या वो नहीं बन रहा? क्या उस पर काम नहीं हो रहा? क्या वो रास्ता जो जिस पे इतना समय लगता था, जो इतना उबड़ खाबड़ था, गाड़ियाँ टूटती थी, एक्सीडेंट्स होते थे झांसी खजुराहो के बीच में, आज उसके ऊपर एक्सप्रेसवे बन गया भाई। तो कमाल की बात है। इसी तरह से अगर आपसे मैं बात करूं कि आप देखिए झांसी के चारों तरफ जो कनेक्शन हुआ है, कानपुर रोड से ग्वालियर रोड से आपका शिवपुरी रोड, और शिवपुरी रोड से आकर के ललितपुर रोड, ये एक बहुत बड़ी सफलता है। किसने किया मैं उसकी बात नहीं करूँगा, लेकिन ये है, प्रगति है, पिछले 5 से 7 साल में आई है। और अखिलेश जी के समय में आई तो उनको बधाई, योगी जी के समय में आई तो उनको बधाई। पर मैं इसलिए इसकी बात कर रहा हूँ कि लोग बाग इसको यूज़ करना बहुत जल्दी तेज़ी से शुरू करते जाएंगे। बिकॉज आप देखिए आवासीय क्षेत्र उस तरफ बढ़ते जा रहे हैं, और चूँकि आवासीय क्षेत्र बढ़ेंगे तो ट्रैफिक उस पर बढ़ना लाजमी है, तो वो भी बढ़ेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में बताती हैं। आप आज अगर झांसी में देखें, रेलवे कनेक्शंस, गतिमान, शताब्दी, ये सब झांसी से शुरू हो रही हैं और दिल्ली जा रही हैं। इसके साथ साथ झांसी का पूरा स्टेशन वाईफाई है। कितना सुविधा है लोगों के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए वो हमें बस टर्मिनल का भी मिले, जो हमारे लिए अभी बहुत बुरे हाल में है। झांसी का बस टर्मिनल इज़ इन अ बैड शेप। वहाँ जाकर के कहीं भी लोगों को बैठने की सुविधा नहीं है, जगह जगह गंदगी है, लोगों को गर्मी में, जो झांसी की गर्मी होती है उसमें बाहर धूप में बैठना पड़ता है। तो एक अच्छा वेटिंग हॉल हो, लाउंज हो, कैंटीन हो, कॉफ़ी पी सकें, वो आप, ऐसा नहीं है लखनऊ में है, आप जाके देखिए, किसी ने भी काम किया, मैं उनको बधाई देता हूँ उस कामों के लिए। हमें सीखना चाहिए वहाँ से। लखनऊ में है, दिल्ली जाएंगे वहाँ पर है, तो हमारे झांसी में क्यों नहीं हो सकता? एक अच्छा बस स्टेशन की हमें सख्त ज़रूरत है, क्योंकि बसों का टर्मिनल्स की बस फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। हर 1 घंटे में झांसी कानपुर, झांसी ललितपुर, झांसी सागर और झांसी और आगरा जोड़ने के लिए वातानुकूलित एसी कोचेस हैं। आपको अगर ज़रूरत पड़ेगी आप जाकर के बार देखिए, एसी कनेक्शंस हैं आपके बसेस के, जो हर 1-1, 2-2 घंटे में आपको मिलेंगे। लेकिन चूंकि बस टर्मिनल ही अच्छा नहीं है, इसलिए काफ़ी लोग अवॉइड करते हैं, झांसी बस टर्मिनल नहीं जाते, जो हमारी निराशा की बात है। तो हमें उम्मीद है कि जो सरकार है वो इस बात को सीरियसली ले, झांसी बस टर्मिनल बनने को है, उसकी हालत सुधारे, उसका स्टैंडर्ड को अप करे। तो ये तो आपने बात करी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। अब आइए मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात करते हैं। एक ज़माने में आप देखिए मेडिकल फैसिलिटीज़ झांसी की इतनी ख़राब थी, ना यहाँ पे CT स्कैन था,
ना यहाँ पे अल्ट्रासाउंड था जब मैं छोटा था। अब आज की बात अगर हम करें, झांसी में कई सारी चीज़ों में, झांसी में अगर आप सिविल हॉस्पिटल देखें जो मिनर्वा सिनेमा के पास है, वहाँ पे कितनी सारी चीज़ें बढ़ गई हैं। हृदय नया सेंटर बना है, हृदय रोग के लिए नया सेंटर बना है, और इसके साथ साथ मेडिकल में आईसीयू की पूरी नई बिल्डिंग बनी, उससे कंप्लीट कराया गया, ऑपरेशनल किया गया है, सिर्फ एक डेकोरेशन पीस बना के नहीं छोड़ा गया। तो आप देखिए फैसिलिटीज़ बढ़ी हैं, काफ़ी प्राइवेट नर्सिंग होम्स अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ लेकर के आए हैं, जहाँ पे आप देखिए डॉक्टर जियालाल मेमोरियल हॉस्पिटल में फेको टेक्निक, जो भी लेटेस्ट टेक्निक है, उससे आंखों का इलाज हो रहा है। कमला हॉस्पिटल में हृदय रोग से रिलेटेड चीज़ें फैसिलिटीज़ आ गई हैं, जहाँ लोग बाग अपने हार्ट चेकअप करा सकते हैं, हार्ट ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखें उपचार हॉस्पिटल में कोविड का पूरा काम था, उनका पूरा इतना अच्छा इंतजाम किया हुआ था कि बहुत मरीजों को उससे लाभ पहुंचा। तो आप देखें ये सब जो चीज़ें हैं धीमे धीमे बढ़ रही हैं। तो मैं यही कहूँगा कि झांसी में मेडिकल फैसिलिटीज़ ही बढ़ रही हैं। आज मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स आ रहे हैं जो एक मेडिकल फैसिलिटी को नए पैमाने पे लेके जाएंगे। और हमेशा इस बात को याद रखिए, जब आप झांसी जैसी सिटीज़ में इलाज कराते हैं तो इलाज की कॉस्ट क्या होती है, और जब आप वही इलाज लखनऊ, भोपाल, इलाहाबाद, दिल्ली में जाके कराते हैं तो शहर उसका इलाज का प्राइस बढ़ा देता है। तो अगर हमें वही इलाज झांसी में मिल सकता है उसी तकनीक पर, तो झांसी में कराना कितना लाभदायक होगा हमारे लिए और हमारे बुंदेलखंड के आसपास के जुड़े गाँवों के लिए और छोटे जिलों के लिए, मऊरानीपुर, ललितपुर और सतना हो या रीवा हो या या जालौन हो, ये लोग सब यहाँ करके करा दें और उनको आराम मिल जाए, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। फिलहाल तो मैं यही कहूँगा, जो मुझे दिख रहा है झांसी की मेडिकल फैसिलिटीज़ पिछले 10 साल के मुकाबले बढ़ी है। मैं ये नहीं कहता कि ये काफ़ी है, लेकिन आप कोरोना के अगर वक्त में देखें, झांसी में बहुत अच्छे इंतजाम थे। झांसी में कोरोना के बेड्स की कमी इतनी ज़्यादा नहीं पड़ी। हाँ, तेज़ 2-3 दिन थे जहाँ प्रॉब्लम्स आती हैं, हर शहर में आती है, लेकिन उसे कितनी जल्दी कंट्रोल किया गया। जो लोग एडमिट थे उन्हें कैसा इलाज मिला, दवाइयों में यानी कि आपके इंजेक्शंस की कमी या ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी, ये सब अगर आप बड़े पिक्चर पे देखें और इसे मेरठ से, लखनऊ से और जगहों से मिलाएं, तो आपको फिर भी बहुत अच्छे से कोरोना काल को बहुत सफलतापूर्वक निकाला है। और इसमें मैं हर एक डॉक्टर की, हर एक पैरामेडिकल एम्प्लॉइज़ की तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा। जी हाँ, मैं बिल्कुल नहीं भूलता हमारे डीएम का जो इसमें वो रहा है, आंद्रे वामसी जी का, मैं उनको नमन करता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, इस चीज़ पर हमारा बहुत ख्याल रखें। अब एजुकेशन की बात करते हैं, तो एजुकेशन में हमारा झांसी पहले से स्ट्रॉन्ग था साहब। ऐसा नहीं है कि झांसी में कभी किसी तरह की कमी रही है। देखिए, हमारे झांसी में मेडिकल था, हमारे झांसी में पॉलिटेक्निक था, हमारे झांसी में इंजीनियरिंग था, ठीक है, हमारे झांसी में बहुत सारी पहले यूनिवर्सिटी थी। लेकिन झांसी की प्रॉब्लम ये थी कि शायद वैरायटी या कोर्सेज जो अपकमिंग थे उनकी कमी थी, जिसको बढ़ाया गया, लाया गया। आज नर्सिंग स्कूल भी है झांसी के अंदर, बहुत सारे अच्छे सक्सेसफुल नर्सिंग स्कूल्स हैं, जिसमें एक नर्सिंग की बहुत अच्छी संभावनाएं, जॉब्स की बहुत खुलती हैं झांसी के लोगों के लिए, पैरामेडिकल सर्विसेज के लिए। और इसके साथ साथ अगर आप देखें, एजुकेशन में हमेशा से था यहाँ पे। लेकिन आप देखिए, जब मैं छोटा था तो झांसी में एक राइस किंग होता था, एक सेंट मार्क्स होता था, एक सेंट फ्रांसिस होता था। इससे पहले अगर मैं बात करूँ तो एक जीआईसी होता था, एक बीआईसी होता था, एक सूरज प्रसाद होता था, एक सरस्वती पाठशाला होती थी, एक लक्ष्मी बाई स्कूल होते थे, ये होता था। आज के वक्त में आपको फैसिलिटीज़ देनी है, एजुकेशन सिर्फ किताबी नहीं रह गई है, आपको लैब्स देना है, आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बनाना है, आपको एक्सपोजर देना है, कंप्यूटर्स देने हैं, कंप्यूटर लैब्स देनी है। तो बहुत सारे तरीक़ों से आपको बहुत बड़ा काम करना है। तो एजुकेशन में काफ़ी फैमिली सामने आई हैं, जैसे कि रानी लक्ष्मी पब्लिक स्कूल था, फिर आरएनएस स्कूल आया, फिर हेरिटेज वुड्स हेरिटेज आया, फिर शेरवुड आया, फिर उसके बाद ब्लू बेल्स आया। सबसे अच्छी बात क्या हुई कि आप देखिए, दूर दूर तक जो लोग रहते हैं या जिस तरह से शहर फैल रहा है, एजुकेशन वहाँ तक फैल रही है। अगर आप देखें, हसारी में मदर सीता कॉन्वेंट स्कूल है, राजगढ़ में ब्लू बेल्स का स्कूल है, ऐसे ही हर तरफ अगर आप जाएँ, शिवपुरी रोड पे तो वहाँ स्कूल है, ठीक है, आरएनएस है, और एक स्कूल खुला हुआ है मेन रोड पे, ठीक है, तो वो है। तो इस तरीके से आप देखें, हर क्षेत्र में, हर जगह, हर एरिया में, ये नहीं है कि एजुकेशन के लिए आप एक जगह रह रहे हैं, जाना आपको कहीं और है, तो पास पास एक बढ़िया एजुकेशन का फैसिलिटीज़ आ रही है। ये भी एक बहुत तारीफ़ काबिल बात है झांसी के लिए। तो ऐसा लगता है कि झांसी का यहाँ पे भी सुधार ही हुआ है, नुकसान नहीं हुआ है। दूसरी बात ये, झांसी की एजुकेशन कैपेबिलिटी बढ़ाना, झांसी को
और अच्छे टीचर्स देना, ये अब उन इंस्टीट्यूट्स का काम है, जिसको देखना चाहिए कि क्या वहाँ हॉर्स राइडिंग की सुविधा हो सकती है, क्या दी सकती है। आप अगर नाम देखें तो बड़े बड़े आ गए, जैसे एलन हाउस स्कूल है, कानपुर यूपी का बहुत बड़ा ग्रुप है जो लेकर आया, DPS है, वो आज यहाँ पर है। तो मेरा कहने का मतलब ये इतने बड़े बड़े एजुकेशनल बॉडीज़ जो यहाँ आई हैं, जिन्होंने यहाँ निवेश किया है, उनसे उम्मीद ये रखी जाएगी कि वो अपने स्टैंडर्ड्स को नीचे ना करके अपने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हुए और शिक्षा के स्टैंडर्ड्स को ऊपर ले जाएं झांसी के अंदर, ना कि वो झांसी के स्कूलों को देख करके अपने बजट कट कर दें और शिक्षा वही दें जो पहले से आ रही थी। तब मज़ा नहीं है। इन्हें पैसे मांगने का तब अधिकार होगा जब वो फैसिलिटीज़, चाहे वो कोडिंग हो, चाहे वो कंप्यूटर्स हो, चाहे वो फिर रोबोटिक्स हो, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, ये सब चीज़ें बच्चों को सिखाना आज अनिवार्य है। वहाँ से हमारे झांसी और बुंदेलखंड की प्रगति दिखाई देगी। इसके थोड़ा आगे चलते हैं और रियल एस्टेट पे बात करते हैं। देखिए, आपको याद होगा झांसी के अंदर रियल एस्टेट का मतलब था आवास विकास एक कॉलोनी आई थी जो एक जंगल में बनी थी और उस वक्त कोई अता पता नहीं था। लेकिन आज देखिए, आवास विकास ऐसा लगता है कोई डिस्टेंस ही नहीं। साथ में आवास विकास के जोड़ता है शिवपुरी पुल, जिसमें समय ज़रूर लगा बनने में, कॉस्ट भी ऊपर गई, लेकिन सहूलियत देख लीजिए, शिवपुरी पूरा मार्केट चमक जाएगा, पूरी रोड चमक जाएगी और पीछे तक हंसराज कॉलेज तक, वहाँ तक सारे प्रोजेक्ट्स क्लियर हो जाए। सारे प्रोजेक्ट्स, जितने भी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स वहाँ आए हैं जो नए हैं, चाहे वो आवासीय वो हैं, सबका वैल्यूएशन अच्छा हो जाएगा। अगर आप देखें ललितपुर रोड की साइड पे, तो हसारी से लेकर के पूरा गया हुआ है आपके ललितपुर तक। इतनी अच्छी रोड 6 वे एक्सप्रेस लेन दे दी गई है। अब आप देखिए, वहाँ पे जितने भी LDCO है, रामनाथ सिटी है, इन सब की वैल्यूएशन एक अलग लेवल पर जाने वाली है। आपके वहाँ पे सारंदा नगर में जो पूरा नगर है, उसकी वैल्यूएशन ऊपर उठने वाली है। यही एक अच्छी बात है। टाइम इतना मिनिमाइज कर दिया, इतनी चौड़ी रोड बना दिया आपने कि अब ट्रैफिक बिल्कुल ईजी हो गया। तो रियल एस्टेट जो है, अगर आप देखें, जो पहले एक ज़माने में आवास विकास कॉलोनी हुआ करती थी, उसके बाद काफ़ी गैप के बाद आई कैलाश रेसिडेंसी और रामनाथ सिटी, वो इतनी फ्लरिश करी। और उसके बाद आज आप देखिए कितनी सारे नए रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। अगर मैं आपसे उस रोड की बात करूं जो भोजला मंडी के पास है या उन्नाव गेट के पास है, या उसे जो वो कहते हैं उन्नाव बालाजी रोड, उस पर इतने सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। ऑल ऑफ देम आर इन अ वेरी गुड एरिया। आपके पूरे उस रोड पे नमो विलामेंट जो है वो है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे आ रहे हैं जो एक से एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स हैं। एंड आई थिंक वो झांसी के लिए सौगात है, बिकॉज कब तक लोग बाग वही बड़े बाजार में, मानिक चौक में छत से छत जोड़ करके कोरोना से लड़ते रहेंगे। उन्हें बाहर निकलना है, उनको जगह चाहिए, झांसी को फैलना है। ये एक जगह पे समूह में की झांसी नहीं रह सकता और इसको फैलना पड़ेगा। आवास, लोगों के पास पैसा है खर्च करने, स्टैंडर्ड दीजिए। झांसी के अंदर वो सब हो रहा है। और इच्छा रोड पे भी आवासीय सोसाइटीज़ आ रही हैं, आपके ललितपुर रोड पे भी आ रही हैं, आपके भोजला मंडी की तरफ आ रही है, आपको मैंने बताया। तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आ रहे हैं। लेकिन मुझे डर इस बात का है कि जो घोषणाएं अभी हुई हैं, जैसे कि आप देखें ग्वालियर रोड पे GIC के आगे जो आपका पुल जो बहुत ज़रूरी है, जो फ्लाईओवर बहुत ज़रूरी है रेलवे लाइन के ऊपर, या बबीना रोड पे आपका जो हसारी से पहले कैंटोनमेंट के पास जो ओवरब्रिज चाहिए रेलवे लाइन के ऊपर, वो चाहिए। अब उसको ये नहीं कर सकते आप कि आप उसके लिए 10 साल लगाओगे, एक सरकार चली जाएगी, दूसरी सरकार आएगी। दैट्स द फेलियर ऑफ मैकेनिज्म, दैट इज़ व्हाट आई विल कॉल। द ओनली थिंग आई वांट टू टेल यू इज दिस, लोगों को जितनी जल्दी सहूलियत मिलती है, सिर्फ ये घोषणा करके खुशी पहुंचा देने से कि ये सैंक्शन हो गया, वो सैंक्शन हो गया, तो बात वही स्वीपी ओवरब्रिज जैसी हो जाएगी। इसको जल्द कंप्लीट करवाएं, इसको जल्द लोगों के हाथों में दें, जल्द लोगों को सहूलियत दें, ताकि वो मुस्कान चेहरे पे रहे और एक शहर बड़ा शहर बन पाए। ये बहुत ज़रूरी। पे बात करें अगर हम, तो सदर थाई, एलाइट थाई, सिबरी थाई, बड़ा बाजार थाई, मानीचौक थाई। लेकिन आज आप देखिए, ये सब कंजेस्टेड मार्केट से, एक मार्केट के साइज़ बड़े हो रहे हैं। एक ज़माने में लोग बाग जो मानीचौक अफोर्ड नहीं करते थे, वो आज मानीचौक पर पहुंच गए और वहाँ साइज़ बड़ा हो गया, मानीचौक में भीड़ और ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन मानीचौक के जो लोग आते थे पहले, उन्हें मानीचौक में घुटन होने लगी, उनका साइज़ और बड़ा हो गया, इकॉनमी वाइज वो बड़े हुए, तो वो एलाइट पहुँच गए या फिर सदर पहुँच गए, उधर बढ़ा। आप ये देखिए चेंजेस झांसी में आ रहे हैं, ये देखना बहुत ज़रूरी है। क्या बीकानेर वाला नहीं आया? चलिए छोड़िए, आपकी चेन है, उनकी भी तो कोई कॉस्ट ही नहीं है, वो तो यहाँ प्रेजेंस फेल करा रहे हैं अपनी। अभी तो उन्होंने एडवर्टाइजमेंट नहीं करी, ये समझ लीजिए। बारबेक्यू नेशन, क्या आप उसे भी फेल बोलेंगे? ठीक है, छोड़ दीजिए। आप डोमिनो पिज़्ज़ा को फेल बोलेंगे क्या? आप पिज़्ज़ा को, ऐसा नहीं है। ये सब आए हैं तो कुछ स्टडी करके आए, और इनके लिए कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस झांसी के हिसाब से बहुत बढ़िया है, इसलिए दे कैन गो फॉर लॉन्ग टाइम। और अभी इन्हें एडवर्टाइज करना है, एंड दे नो दैट इट्स द ट्रेड।
तो यहाँ पे आप भूल जाते हैं कि एक ज़माने में एक अच्छा बेकरी होता था, आज एक दूसरी बेकरी आ गई है। एक ज़माने में एक यहाँ पे बहुत अच्छी मिठाई की शॉप थी जहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ हुआ करती थी, तो अब दो मिठाई की दुकान इतनी अच्छी हो गई, एक लाइट को और एक और सदर में, जहाँ वो पुरानी मिठाई की दुकान का कम वो हो गया क्वालिटी देने का। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप चेंज नहीं समझ रहे हो और उस चेंज का पार्ट नहीं बन रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस कर रहे हो, और ये मिस आपको कॉस्टली ना पड़ जाए, ये समझना बहुत ज़रूरी है। बाहर से जो लोग आएंगे उन्हें तरीके मालूम है, वो अपनी तरह से बिजनेस फ्लरिश करेंगे। आप अगर अपना दिमाग नहीं चलाएंगे झांसी में रह करके कि आपको झांसी में यू हैव टू, क्योंकि झांसी बदल रहा है और बिजनेस ऑलवेज नीड्स एन इन्वेस्टमेंट, तो क्या तरीका आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिससे आपकी आय या तो मेंटेन रहे या और बढ़े, ये समझने वाली बात है। लोगों को क्या कीमत है, लोगों को कैसे कम कीमत में कितनी अच्छी एडवर्टाइजमेंट करके वो लोगों तक पहुंच सके, वो दिमाग की घंटी बार बार बजा सके, ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्या उसे कम पैसे में करना है या ज़्यादा पैसे में करना है, ये सोचना भी बहुत ज़रूरी है। टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल वैल्यू इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज, अदरवाइज आप बिजनेस में नहीं हो। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। झांसी के बाज़ार बदल रहे हैं, झांसी के बाज़ारों में बहुत सारी नई चीज़ें आ रही हैं, आपको वो सब समझना होगा। झांसी के बिजनेसमैन नीड्स टू इन्वेस्ट इनटू देयर बिजनेस टू मेक सब चीज़ें हो पाएंगी और झांसी फ्लरिश होगा, आप फ्लरिश करेंगे, आपका बिजनेस फ्लरिश करेगा और आप बाहर से आए लोगों के साथ कॉम्पीट कर पाएंगे, नहीं तो आप ऑब्सोलीट होते जाएंगे। तो आज के लिए आई थिंक आप लोगों ने हमें इतना समय दिया, झांसी की हमने समीक्षा करी हर एक दायरे पर, झांसी और बुंदेलखंड की। तो उम्मीद करते हैं बुंदेलखंड कॉरिडोर से, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आने से हमारी झांसी में और एक चमक आएगी और एक बहुत बड़ा निवेश आएगा, और हमें तैयार रहना चाहिए इस बदलते हुए झांसी को देखने के लिए, इस बदलते हुए झांसी में शामिल होने के लिए, एक सक्सेस स्टोरी का पार्ट बनने के लिए। तो इसी के साथ मैं आपसे धन्यवाद बोलूँगा जो लोग उसके साथ जुड़े रहे इस प्रोग्राम पे, हमारे साथ हमें फॉलो कीजिए फेसबुक के ऊपर, लाइक करके। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको दबाइएगा, और एक घंटी आएगी उसको दबाइएगा। हमसे जुड़े रहिए, हम आपसे हमेशा अच्छी बातें करते रहते हैं झांसी को लेकर के, झांसी के बारे में आपको इन्फॉर्म रखते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे आज के लिए आज्ञा चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा प्रोग्राम। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करें, इसे दूसरों तक पहुँचाएं, ताकि हर कोई इसी तरीके से सोच पाए जैसे आप और हम सोच रहे हैं। जय बुंदेलखंड, जय झांसी, जय भारत।